Hello and welcome to Achiever Site. Today we are going to continue with chapter number 5 of class 11 psychology. Selective attention तक हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. आज हम थ्योरीज ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन की बात करेंगे और इसके अलावा अगर नेक्स्ट टाइप ऑफ अटेंशन जो कि सस्टेन्ड अटेंशन है उसको हम डिस्कस करेंगे. क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है. जब कई सारे स्टिमुलस में से हम कुछ स्टिमुलस को पिक करते हैं या किसी एक को पिक करते हैं या कई सारे भी हो सकते हैं, जब हम उसको सेलेक्ट करते हैं तो दैट काइंड ऑफ अटेंशन इज कॉल्ड सेलेक्टिव अटेंशन. सेलेक्टिव अटेंशन की बेसिकली 3 थ्योरीज हैं जो आपकी बुक में दी गई हैं. वन बाय वन उनको कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले आती है फिल्टर थ्योरी. दिस थ्योरी वाज गिवन बाय ब्रॉडबैंड इन 1956. ब्रॉडबैंड ने ये थ्योरी 1956 में दी थी और उन्होंने ये कहा था कि जो कई सारे स्टिमुलाई होते हैं वो एक बॉटलनेक सिचुएशन में से गुजरते हैं. व्हाट अ बॉटलनेक सिचुएशन इज, जैसे आप मान लीजिए आपने एक बॉटल में कई सारे स्टोन्स को डाल दिया, तो जब आप उसको वापस लेना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस बॉटल विद मी राइट नाउ, आई विल एक्सप्लेन यू. इस बॉटल में मैंने कई सारे स्टोन्स को डाल दिया, तो जब मैं इसमें से स्टोन्स को बाहर निकालने की कोशिश करूँगी तो कोई ना कोई स्टोन यहाँ पे आके फंसेगा, है ना, और कोई स्टोन जो होगा वो एक स्मूथली बाहर निकल आएगा, बाकी के सारे जो है वो यहाँ पर फंस जाएंगे या एक निकलने के बाद ही दूसरा निकल पाएगा. तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी में यानी फिल्टर थ्योरी में ये कहा कि जो कुछ भी हमारे स्टिमुलाई होते हैं वो एक बॉटलनेक सिचुएशन के थ्रू गुजरते हैं, और जब वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से होकर गुजरते हैं तो वहाँ पर क्या सिचुएशन अराइज होती है, दे एंटर द सेलेक्टिव फिल्टर, यानी कि वो एक पर्टिकुलर फिल्टर में से निकल कर पास हो पाते हैं और सारे जो नहीं हो पाते उसमें से कोई एक ही जो है वो वन टाइम निकल सकता है. इसमें से शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात यहाँ पर हो रही है. छोटी सी एक बात मैं आपको साथ में एक्सप्लेन करती चलती हूँ. जो हमारी मेमोरी होती है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है. फर्स्ट इज सेंसरी मेमोरी, सेकंड इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, थर्ड इज लॉन्ग टर्म मेमोरी. सेंसरी मेमोरी वो होती है जिसमें हम कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं और उसको बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए देखकर भूल जाते हैं. इस तरह की मेमोरी हमारी सेंसरी होती है. शॉर्ट टर्म होती है जो कुछ टाइम स्टेबल रहती है, कुछ टाइम के लिए रुकती है. उसके बाद आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, जब शॉर्ट टर्म मेमोरी कई बार रिहर्स की जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए रिहर्स की जाती है तो वो फिक्स हो जाती है और उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो यहाँ पर हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं. हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि फिल्टर थ्योरी में ये कहा गया है कि कई सारे जो हमारे स्टिमुलाई होते हैं वो जब हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से होकर गुजरते हैं, राइट, जब वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होते हैं. अब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर कैसे होंगे, मान लीजिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, आपने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, तो अब क्या होगा, आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में सब कुछ स्टोर नहीं हो पाएगा, राइट. तो अपनी फिल्टर थ्योरी में वो ये कहते हैं कि हमारी मेमोरी में कुछ ही पार्ट जो है वो फिक्स हो पाता है. मतलब कोई चीज़ कह सकते हैं कि ज़्यादा वैल्यू ले लेती है जो हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है. आप इसको देख भी सकते हैं, ऐसा होता भी है कि हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं. बस यही कहना है इस फिल्टर थ्योरी में और कुछ भी नई बात नहीं है. लेकिन फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी आई जिसने इस थ्योरी को क्रॉस किया. दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय ट्राइजमैन एंड इट वॉज गिवन इन 1962. वी आर एट दिस पेज नंबर 95 फ्रॉम योर NCERT बुक. तो इसमें फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी में क्या कहा गया है, इन्होंने ब्रॉडबैंड की थ्योरी को मॉडिफाई किया. इन्होंने ये कहा कि जो स्टिमुलाई सेलेक्टिव फिल्टर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं वो भी कम्प्लीटली फेड आउट नहीं होते हैं, वो कम्प्लीटली फॉरगॉटन नहीं होते हैं. कैसे, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए कि आपके स्कूल में कोई एक्टिविटी परफॉर्म कराई जा रही है. मान लीजिए कोई बाहर से पर्सन आपके स्कूल में आए हुए हैं, वो कुछ भी एक्टिविटी करा रहे हैं. तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप ये तो ध्यान रखेंगे कि उन्होंने आकर एनवायरनमेंट डे पर लेक्चर दिया, सपोज आपने, ये तो आपको ध्यान रहेगा, ये आपका प्राइमरी फैक्टर हो गया. लेकिन अब ये थोड़ी ना भूल जाएंगे कि उसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई. ये ज़रूर रहेगा कि कोई बात आपको ज़्यादा याद रहेगी, कोई कम याद रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी मेमोरी में जो है कोई बाकी की चीज़ें कम्प्लीटली फेड आउट हो जाएंगी. या फिर हम दोबारा बॉटल के एग्जाम्पल को ही समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम इस बॉटल में से कोई स्टोन बाहर आने की कोशिश करता है तो बाकी के स्टोन भी तो अपना स्पेस बना लेते हैं ना, वो उस जगह तक तो आ जाते हैं ना कि वो निकलने की कोशिश कर सकते हैं. ये हम मान सकते हैं कि कोई स्टोन इतना बड़ा है कि वो ही पहली बार में निकलेगा, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि उसके बराबर तक की सिचुएशन तक कोई दूसरा स्टोन आ नहीं सकता. वो बिल्कुल आ सकता है. तो अपनी इस फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी में इन्होंने इसी बात को मॉडिफाई किया, जो कि शायद पहले थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया जा सकता था, बट क्योंकि उन्होंने उस चीज़ पर ही फोकस किया, उन्होंने उस चीज़ को मेंशन नहीं किया, तो उस चीज़ को मेंशन करने के लिए फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी दी गई. थर्ड थ्योरी सेलेक्टिव अटेंशन की क्या है, दैट इज मल्टी मोड थ्योरी. मल्टी मोड यानी यहाँ पर ये कहते हैं अटेंशन इज अ फ्लेक्सिबल सिस्टम दैट अलाउज सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस ओवर अदर्स एट 3 स्टेजेस. इन्होंने इस थ्योरी को बाकी 2 थ्योरी से बहुत डिफरेंट रखा है. यहाँ पर ये 3 स्टेजेस की बात करते हैं. पहली स्टेज क्या है,
वन ऑफ द सेंसरी रिप्रेजेंटेशन, कोई भी चीज़ सबसे पहले हमें नज़र आती है तो वो विजुअल इमेजेस उसकी बनती है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और आपकी शॉप पर नज़र पड़ी, आप शॉप पर आपकी नज़र भी नहीं पड़ी, एक्चुअली में आप देख ही रहे होते हैं कि क्या क्या है रास्ते में, हम लोग देखते हैं रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ रही हैं। तो सबसे पहले में हमारी नज़र क्या गई कि इस लेन पर जो है वो कई सारी शॉप्स। अब किसी एक पर्टिकुलर शॉप पर हमारा अटेंशन गया, राइट। उस केस में हम क्या नोटिस करेंगे, उस शॉप का नेम हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है या ये किसी और चीज़ की शॉप है, तो उसके नाम पर हमारा ध्यान जाएगा, ऑटोमेटिक जाएगा। पहले हमारी काफ़ी सारी शॉप्स पे नज़र जाएगी, उसके बाद दूसरी चीज़ जो जाएगी वो होगी हमारा अटेंशन शॉप के नाम पर। तो जिसको ये कहते हैं सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन। दूसरी चीज़ यहाँ पर हो गई, पहला हो गया विजुअल, सेकंड हो गया सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन। तीसरी स्टेज में क्या होगा, ये जो भी दोनों हमारी एक्टिविटीज़ हैं ये हमारे कॉन्शियसनेस में चली जाएंगी। अब हमें ये याद रहेगा, अब हम कॉन्शियस होंगे इस बात को कि जब हम सोच से निकलेंगे तो ये शॉप यहाँ पर पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारे कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ चली जाएगी। तो ये हो जाएगी तीसरी स्टेज। तो इस तरह से अटेंशन वर्क करता है 3 स्टेजेस में अकॉर्डिंग टू दिस मल्टीमोड थ्योरी विच वॉज गिवन बाय जॉनस्टोन एंड हेंस इन 1978। ये जो डेट्स हैं आपको याद रखनी है जब आप थ्योरी लिख रहे हैं। आप कंसेप्ट तो चलिए समझ गए उसका, है ना, लेकिन डेट्स आपको लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि जो भी इनके ईयर होते हैं या इनके नेम्स होते हैं वो करेक्ट होने चाहिए, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सस्टेन्ड अटेंशन के बारे में। हमने सेलेक्टिव अटेंशन को अच्छे से समझ लिया है, सस्टेन्ड अटेंशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। सस्टेन्ड अटेंशन जो है दैट इज़ प्राइमरीली कनेक्टेड विद कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हम जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन पे करते हैं, राइट, यानी किसी भी चीज़ पर अपना अटेंशन पे करने के लिए जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन पे करते हैं वो हमारा कहलाता है सस्टेन्ड अटेंशन। इसके अलावा आर केपेबिलिटी और एबिलिटी टू मेंटेन अटेंशन ऑन एन ऑब्जेक्ट और इवेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, कितना ज़्यादा हम उस पर अटेंशन पे कर पाते हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, दैट कम्स अंडर सस्टेन्ड अटेंशन। इसको हम विजिलेंस भी बोल सकते हैं। और क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमें उस पर कॉन्सेंट्रेशन पे करना पड़ता है, अदरवाइज़ क्या चीज़ होती है वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है। मैं आपको सेलेक्टिव और दिस सस्टेन्ड को एक एग्जाम्पल में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करती हूँ। देखिए किस तरह से कि मान लीजिए मैंने आपको दिया चैप्टर नंबर दिया मैंने आपको 5, कि आपको चैप्टर नंबर 5 में से टॉपिक्स को सेलेक्ट करना है और उस पर आपको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है। तो अब आपने क्या किया, आपने चैप्टर नंबर 5 खोला, राइट। आपने देखा कि सबसे इजी टॉपिक क्या है, मान लीजिए आपने चूज़ कर लिया सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन को आपने चूज़ करा और उसके ऊपर आपने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर ली, राइट। तो ये तो हो गया हमारा सेलेक्टिव अटेंशन, यानी हमने सेलेक्ट करने के लिए, आपको मालूम है इसमें कई सारे टॉपिक हैं लेकिन आपको सस्टेन्ड अटेंशन आपको पता है कि ईजी है तो हम ईजिली कर सकते हैं, आपने कर लिया। अब आप दूसरा केस डिस्कस करते हैं। आपने सस्टेन्ड अटेंशन तो चूज़ करा लेकिन आपको पता चला कि वो टॉपिक आपके क्लास का दूसरा बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है, आप नहीं कर सकते या किसी भी वजह से आप नहीं कर सकते। तो अब आपने क्या करा, अब आपने पूरे चैप्टर को फिर से सर्च करना स्टार्ट करा। अब आपको ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि आपके माइंड में था कि वही टॉपिक ईजी है, मुझे तो वही करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप वो नहीं कर पा रहे हैं। अब आपने सोचा कि अब मैं इसमें से क्या प्रिपेयर करूँ, आपने ढूंढना शुरू किया, ह्यूमन ईयर कर लूँ या ह्यूमन आई कर लूँ या समथिंग एल्स, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो अब वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर नहीं है। अब आपने क्या करा, उसको पढ़ना शुरू करा, उसको समझने की कोशिश करी। इस सिचुएशन ने, इस एक्टिविटी ने आपका बहुत सारा अटेंशन ले लिया, बहुत सारा टाइम ले लिया, आपको बहुत डीप में जाके उसको अटेंशन पे करना पड़ा। तो अब आप किस कैटेगरी का अटेंशन पे कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड सस्टेन्ड अटेंशन। तो आई होप ये दोनों डिफरेंस आपको ऐसे समझ में आए होंगे, क्योंकि डिफरेंस से आई बिलीव कि बेटर समझ में आती है कोई भी सिचुएशन। तो हम कहाँ पर थे, हम बात कर रहे थे सस्टेन्ड अटेंशन की, कि सस्टेन्ड अटेंशन क्या होता है। फिलहाल हमने एग्जाम्पल से भी डिस्कस कर लिया कि सस्टेन्ड अटेंशन क्या है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। वी आर एट दिस पेज नंबर 96 ऑफ एनसीईआरटी बुक। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सस्टेन्ड अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। बेसिकली 4 फैक्टर्स हैं, आपकी बुक में 96 पेज नंबर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्कशन फिलहाल कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है सेंसरी मोडालिटीज़ की, यानी कि कोई भी चीज़ जो हमें दिखती है अगर वो साथ में सुनाई भी देती है तो वो हमें बेटर तरीके से समझ में आती है। तो अटेंशन
सस्टेन्ड अटेंशन जो है वो बेटर हो जाता है जब सेंसरी मोडालिटीज़ का भी वहाँ पर वर्क रहता है। तो इस तरह से सेंसरी मोडालिटीज़ इसे अफेक्ट करती हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई, अगर हमारा स्टिमुलाई हमें क्लियर है तो हमें ज़्यादा अच्छे से हम उस पर अटेंशन पे कर पाएंगे। जैसे कि अभी हमने आपका बुक वाला एग्जाम्पल भी लिया कि अगर आप क्लियर हैं अपने टॉपिक पर तो आप जल्दी उसको क्लियर कर लेंगे। आपका स्टिमुलाई आपको अगर क्लियर है तो वो अटेंशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। टेम्पोरल अनसर्टेनिटी, दैट इज़ द थर्ड फैक्टर। टेम्पोरल अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो हमारा स्टिमुलाई है अगर वो रेगुलर इंटरवल पर अपीयर होता रहे तो वो चीज़ हमारे एक तो हमारे मेमोरी में ज़्यादा वर्क करती है, दूसरा वो हमारे अटेंशन में हमारी कंसंट्रेशन को लंबा करेगा, यानी उस पर इफेक्ट डालेगा अपना। तो टेम्पोरल अनसर्टेनिटी जो है वो थर्ड फैक्टर हो गया। स्पेशल अनसर्टेनिटी, दैट इज़ द फोर्थ फैक्टर। स्पेशल अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ जो एक फिक्स प्लेस पर हमें बार बार नजर आएगी वो हमारे कंसंट्रेशन को फिक्स करेगी, हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करेगी और वो अटेंशन पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। तो स्पेशल अनसर्टेनिटी जो है ये फोर्थ फैक्टर हो गया। ये 4 फैक्टर हैं, आपकी बुक में गिवन है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में है नहीं। तो हमने डिस्कस किया कि सस्टेन्ड अटेंशन को कौन कौन से वो 4 फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ अटेंशन के डिसऑर्डर हैं जो कि कहलाता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसको हम ये कुछ बॉक्स भी आपके रह गए हैं 5.2 5.3, ऑल्दो आई हैड सेड कि इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे बट द वीडियो इज गोइंग टू लॉन्ग, वी विल नॉट बी टेकिंग दीज टॉपिक्स इन दिस वीडियो, क्योंकि आप सस्टेन्ड अटेंशन को अच्छे से इसमें समझ लीजिए। कोई डाउट है तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। ऑल्सो प्लीज़ शो सम लव, subscribe to our channel if you have not done it yet. Also ask your questions if you have any, please do ask, I will definitely be answering in the comment section. Also keep watching, keep studying with us. So this was all for today. I hope nothing is missed from these points जो हमने आज डिस्कस किए हैं. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.